नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका दिव्य द इनसाइट चैनल में। हम चर्चा कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर इस टॉपिक से पहले हम कई सारे टॉपिक कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जेंडर का अर्थ जाना, हमने जेंडर विविध क्षेत्र जाने, हमने जेंडर के अंदर फेमिनिज्म को देखा, हमने पितृसत्ता को देखा, उदारवाद को देखा, रूढ़िवादी के बारे में जाना और अब हम बात कर रहे हैं कास्ट की। ये सब टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कास्ट। हमने पीछे चर्चा की थी रूढ़िवादिता के अंदर वर्ण विभेदन की। जब हमने वर्ण विभेदन की चर्चा की तो हमने बात की कि 4 प्रकार के वर्ण हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू समाज में, हमारे हिंदू समाज को, हिंदू कल्चर को 4 मुख्य वर्णों में बांटा गया है। इसी के साथ हमने देखा कि जो हमारे 4 मुख्य वर्ण हैं वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण हैं ये आगे के क्रम में जब बढ़ते हैं, इन्हीं क्रम के अंदर परंपरागत रूप में जब हमें मिले और इसकी जो छोटी जातियां बनी और इन जातियों के अंदर छोटी छोटी उपजातियां बनी, इन्हीं उपजातियों के जो परंपरागत रूप हमने लिया वो किस में परिवर्तित हो गया? कास्ट के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम आगे बात करें, हम बात करते हैं कास्ट की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कास्ट यानी जाति शब्द, मुख्य रूप से अगर हम बात करें शब्द की, शब्द कास्ट यानी जाति, ये जाति का अंग्रेजी रूपांतरण है। मुख्य रूप से ये जाति का अंग्रेजी रूपांतरण है, जिसका एक है जो कास्टस लैटिन भाषा से और कास्टा पुर्तगाली शब्द से लिया गया है। मुख्य रूप से जब हम लैटिन भाषा से लें तो ये प्रेशर प्रोफेसर और वाडिया के अनुसार कास्टस शब्द लिया गया है और पुर्तगाली के कास्टा शब्द से लिया गया है। कास्टा का अर्थ होता है विशुद्ध। कास्टा का अर्थ क्या होता है? विशुद्ध, यानी पर्टिकुलर, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पाई जाने वाली चीज, जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई भी मिलावट नहीं है। यही क्या है? जाति। यही क्या है? जाति, जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी मतलब कहते अशुद्धि नहीं है, किसी का मिलन नहीं है, वो क्या कहलाती है? जाति। अब हम आगे बात करें इसकी जाति की परिभाषाओं की। मुख्य रूप से हम जाने की जाति क्या है। तो जब हमने देखा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मजूमदार और मदान के अनुसार। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर मजूमदार और मदान के अनुसार। वो कहते हैं कि जाति क्या है? एक बंद वर्ग है, एक क्लोज्ड एरिया है, एक बंद वर्ग है, जिसके अंदर अर्थात जाति समाज के कुछ ऐसे लोगों का वर्ण है जो बंद हैं, यानी कि उसके अंदर समाज के कुछ ही लोग आ रहे हैं, कुछ ही हिस्से आ रहे हैं। शब्दों में, इसके दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जाति प्रथा में सामाजिक गतिशीलता नहीं है, इसीलिए ये बंद व्यवस्था है। यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स बंद एरिया कर दिया जिसके अंदर किसी का आना जाना वर्जित है, ना कोई इसमें आ सकता है और ना ही कोई इससे बाहर जा सकता है। हम लोगों ने खुद ने ये चीज देखी है कि जाति प्रथा कितनी स्ट्रोंग है। हम अपनी जाति में शादी करते हैं, अपनी जाति में आना जाना होता है, जो अंतर जातीय विवाह होते थे या कोई लव मैरिज, तो उसके प्रति कितना विरोध होता था कास्टिसिज्म के अंदर, और कितनी ज्यादा मतलब कि दूसरी जाति के अंदर विवाह करने पर कितना ही विरोध सहना पड़ता था। अगर परिवार मान जाता था तो उसको बायगॉट कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था समाज से, उनका दाना पानी उठा दिया जाता था, मतलब कि कोई इनसे किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखेगा, ये समाज के किसी भी हिस्से में आ नहीं सकेंगे। तो ये क्या है? एक तरह की बंद व्यवस्था, जिसके अंदर किसी भी दूसरी प्रजाति का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वही सीएच कुले के अनुसार, सीएच कुले क्या कह रहे हैं कि एक पूर्णतः अनुवंशिक होता है, मतलब मुझे जाति कहां से मिली? अपने माता पिता से।
मेरे माता पिता को जाति कहाँ से मिली? उनके माता पिता से। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ही ये मिलती है। मैं अपनी इच्छा से अपनी जाति निर्धारित नहीं कर सकती। जहां मैंने जन्म लिया वो मेरी जाति यानी अनुवंशिक, उसे जाति कहते हैं। फिर वापस डीएन मजूमदार के अनुसार भारतीय जाति प्रथा एक अत्यधिक जटिल संस्था है। इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माना गया, ठीक है। और उसके साथ में ये कि भी एक शताब्दी परिश्रम और सावधानी पूर्वक अनुसंधान के पश्चात हम निश्चित रूप से ये कह नहीं सकते कि अनोखी सामाजिक संस्था है। निर्माण और विकास में किन किन अवस्थाओं में देन रहती है। मतलब ये एक पर्टिकुलरली कोई साइंटिफिक तरीके से डिवाइड नहीं की गई है। ये डिवाइड किससे की गई? असल में इसका डिवाइडेशन हमने पीछे रूढ़िवादी अवस्था में पढ़ा था कि गुप्त काल से पूर्व तो ये जाना ही नहीं गया था कि ब्राह्मण कौन है। गुप्त काल के बाद आया। हमने ये देखा था कि हमने ये पढ़ा था कि पहले समाज दो ही भागों में बटा हुआ था, आर्य और अनार्य, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। जिसके पास ज्यादा पैसा था वो उच्च वर्ग के धनी थे, धनी वर्ग कहलाया। जिसके पास नहीं था वो कमजोर वर्ग कहलाया। ये दो ही वर्ग थे। उच्च वर्ग काम करवाता था, निम्न वर्ग उसके लिए काम करता था। तो इसी के बाद आगे जब चार बने तो ये जो चार वर्ण बने बेसिकली ये काम के अनुसार, मतलब परंपरागत रूप से जो काम आगे ट्रांसफर हो गया। मतलब वैद्य का बेटा वैद्य, कुम्हार का बेटा कुम्हार, नाई का बेटा नाई। तो ये आगे जो काम ट्रांसफर होते चले गए उन्हीं कर्मों के अनुसार, उन्हीं काम के अनुसार उनकी जातियां निर्धारित कर दी। आज हमें इसी के अनुसार हम कहते हैं ये मोची है, ये नाई है, ये कुम्हार है, ये सोनी है, सोनी सुनार का काम करने वाले। तो ये जो फिक्स यानी पीछे काम जो लगा वो उसका काम था, जो उसको परंपरागत अपने वंशजों को वो दे के चले गए। परंपरागत करने का जो कार्य का परिणाम था उस परिणाम के अंतर्गत हमारी जाति निर्धारित होगी। यानी सामाजिक संस्था के अंदर वो जाति निर्धारित हुई और उसका एक समाज बन गया। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई उनका एक निर्धारित समाज बन गया, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए कह लो परिवार अलग बढ़ता चला गया। एक परिवार बढ़ता चला गया, एक छोटे से परिवार घर था, पति पत्नी थे, बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, है ना। तो इससे धीरे धीरे एक समाज बना, परिवार बना, कुल बना, फिर समाज बना और वो आपस में आगे निर्धारित होता चला गया। एक अनोखी परंपरा जो निर्माण की देन। अब अगर हम बात करें कि भाई जाति की विशेषताएं क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी, ये क्या होता है कि संस्तरण। संस्तरण का मतलब ये कि जो जाति जो है वो 4 वर्गों में डिवाइड है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ऊंच नीच पर, यानी कि एक जाति है वो सबसे उच्च भाग पे है, उससे नीचे जैसे ब्राह्मण देखे तो सबसे उच्चतम भाग, ठीक है। फिर क्षत्रिय उनसे नीची जाति होगी। और अगर हम शूद्र की बात करें तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तीनों ही जो है शूद्र से उच्च जाति में माने जाते हैं। यानी कि शूद्र जाति जो है वो नीच या सबसे नीचे की अवस्था मानी जाती है। अब उसके अंदर भी अगर हम देखें तो हर प्रजाति के अंदर भी कई उपजातियां, उसके अंदर भी डिवाइड किया हुआ है कि भी ये उपजाति जो है, उपजाति जो ऊपर ऊंची है और ये जो है नीची है। तो इनमें जो लेन देन का फर्क पड़ गया, आने जाने का फर्क पड़ गया, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन पर निर्धारित करते हैं। जैसे कि अब वैश्य की बात करें कि जैसे ब्राह्मण को सबसे उच्च जाति माना जाता है। ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, इसलिए इन्हें सर्वोत्तम प्रजाति माना जाता है। क्षत्रिय जो है वो इनके जस्ट बाद आते हैं। तो सबसे ऊंची जाति कौन सी होगी? ब्राह्मण होगी। और उसके बाद की जाति कौन सी हुई? क्षत्रिय। और उसके नीचे वैश्य, अंत में शूद्र। तो इसके अंदर समाज का जो खंडात्मक विभाजन है वो इसी संस्तरण पर आधारित है, जिसके अंदर उपजातियां भी जो है वो सम्मिलित हो जाती हैं। तो इसके अंदर क्या, भोजन और सामाजिक समागम पर इसमें क्या है? प्रतिबंध। इसके अंदर ये कहा जाता है कि भी मतलब एक जाति का जो प्रतिबंध लगे हैं, एक फिक्स रूल बने हुए हैं कि भी इस जाति का दूसरी जाति में जाने के बाद क्या जो नियम बनेगा वो उस पर आधारित है। जैसे कि ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज किसी भी समाज से खाना तो ले सकता है, लेकिन वो
पका हुआ भोजन, घी में पका हुआ भोजन ही प्राप्त कर सकता है, कच्चा भोजन जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता। अब अंतर विवाह की बात करें तो ये जो है उपजातियों में तो विवाह संभव है, यानी एक जाति की उपजातियों में तो विवाह संभव है, लेकिन उससे अलग जाति का विवाह संभव नहीं है। लेकिन इसमें भी दो नियम है, उपजातियों के नहीं जातियों में भी जैसे कहें तो दो तरह के विवाह हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह कैसा है और प्रतिलोम विवाह? अनुलोम विवाह में जो वर है वो उच्च जाति का और वधु जो है वो निम्न जाति की। निम्न जाति के साथ एक और चीज है, निम्न जाति की साथ एक और जो बात है वो ये है कि ये जस्ट नीचे मतलब जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय में ये विवाह होगा। अगर ब्राह्मण कुल का वर है तो वधु क्षत्रिय कुल की ही होगी। ये विवाह अनुलोम कहलाएगा। ये विवाह कैसा कहलाएगा? अनुलोम। ठीक है। और वहीं पे अगर क्षत्रिय में वर है तो वैश्य की वधु, ये अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह तो हो गया, ये तो फिर भी क्या है? स्वीकार्य। ये तो फिर भी क्या है? स्वीकार्य है। ठीक है। प्रतिलोम। अब प्रतिलोम के अंदर क्या है? प्रतिलोम में है वधु जो है वो उच्च वर्ग की और वर जो है वो निम्न वर्ग का। ये विवाह जो कहलाएगा ये प्रतिलोम कहलाता है और ये स्वीकार्य नहीं है। ये स्वीकार्य नहीं है। इसमें बंधन है, प्रतिबंधित है। अंतर विवाह के अंदर केवल सजातीय विवाह ही स्वीकार्य हैं। सजातीय विवाह ही स्वीकार्य हैं और ये विवाह उपजातियों में भी इसी प्रकार से हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। इसमें मैंने आप लोगों से बताया था, जब मैंने संस्तरण की बात की थी तब मैंने बोला था कि जिस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं उसी तरीके से उपजातियां भी उच्च और निम्न जाति होती हैं। तो उच्च और निम्न जाति के अंदर जब एक ही जाति के अंदर जब उपजातियों के अंदर भी विवाह होता है तो वो भी अनुलोम और प्रतिलोम के अनुसार ही होता है। प्रतिलोम के अनुसार होता है। अब सामाजिक और धार्मिक सोपान। सामाजिक और धार्मिक सोपान, इसके अंदर भी जैसे जो कार्यकाल होते हैं, जो नियम होते हैं, इसके अंदर आना जाना होता है, वो क्या कहलाएंगे? सामाजिक और धार्मिक काल। यानी अनुष्ठान वगैरह जब अपन किसी को न्योता भेजते हैं, कोई विवाह वगैरह का निमंत्रण भेजते हैं, कोई मृत्यु भोज का निमंत्रण भेजते हैं, तो वो किस तरीके के सोपान कहलाते हैं? सामाजिक और धार्मिक सोपान कहलाते हैं। और ये वाले जो धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक सोपान कहलाते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा आना जाना होता है वो भी फिर इसी क्रम के अनुसार होता है कि भी किस में हम जा सकते हैं, किसके में नहीं जा सकते। देखो आजकल अगर आप कहते हैं कि भी आजकल निम्न जाति के लोग हैं, जैसे एसटी, आजकल हम जो डिवाइडेशन करते हैं वो हम किस आधार पे करते हैं? हम कहते हैं ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एसटी है, ये एससी है, क्योंकि हमारी कैटेगरी बांधी हुई है, ये गवर्नमेंट के अनुसार बांधी हुई है। वैसे तो ये जाति कास्टिज्म के अनुसार ही बनी है, सरकार ने अपनी तरफ से नहीं दी। वही ये बनी भी किस पे हुई है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पे बनी हुई है। तो ये जो चीज बनी हुई है उसी के आधार पे जो आगे बना जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो हम इसके अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़े आज के समाज में है तो एसटी, एससी के अंदर तो जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं वो ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए, उनको मौके मिले या जो कुछ भी है, तो अब क्या हम कहते हैं कि उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो अब आगे जो इनके गुण और लाभ हम पढ़ेंगे और आज के समय में जो जाति परिवर्तन हो रहा है और आज के समय में जो अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं और ये जो बंधन टूट रहे हैं,
उसके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं किंग्सले डेविस के अनुसार। अभी हमने संस्तरण की बात की, हमने खंडात्मक विभाजन की बात करी, उसी के अनुसार हम देखें कि भाई जाति आखिर हमें मिली कैसे है। भाई जाति क्या है? जाति अनुवंशिक होती है, जो जन्म के समय ही बच्चे को अपने माता पिता से मिल गई, वो इस पद को साथ ही साथ ग्रहण कर लेता है। जिस दिन उसने जन्म लिया उसी दिन उसकी जाति निर्धारित होगी, फिक्स होगी, ठीक है। और ये जो अनुवांशिक सदस्यता ये संपूर्ण जीवन के लिए है, वो इससे बाहर नहीं जा सकता। अब कोई मैं चाहूं कि मैं अपनी जाति छोड़ दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, समाज अगर किसी कारणवश मुझे निष्कासित कर देता है तो बात अलग है, अदरवाइज बहिष्कृत कर दिया तो बात अलग है। अदरवाइज किसी भी प्रयत्नों से मैं अपनी जाति को नहीं बदल सकता। जातिगत पद को मैं अपने अच्छे कार्यों से भी नहीं बदल सकता, विवाह से नहीं बदल सकता, कपट वेश धारण करके नहीं बदल सकता, अन्य किसी कौशल के साथ भी नहीं बदल सकता। ये तो मेरे साथ जीवन भर रहेगा ही रहेगा। अब मैंने आपसे अभी बात की थोड़ी देर पहले कि भी हमारा जो परिवर्तन आ रहा है, अब मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि भी ये सामाजिक धार्मिक सोपान ये हमारे पहले पूर्व समय में होता ही था कि भी हम अपने समाज के जो आयोजन होते थे उसमें जाया करते थे, दूसरे समाज के आयोजन में नहीं जाते थे। मृत्यु भोज हुआ, विवाह अनुष्ठान हुआ, वो प्रतिबंधित था। लेकिन अब क्या समय बदल रहा है, अब ये जो परिवर्तन आ रहा है उसके कई भी, जैसे अगर हम पहले बात करें कि जाति के गुण क्या है, जाति के लाभ क्या है, जाति के दोष क्या है, उनके हमने कई दोष भी तो हैं, कई गुण भी हैं। तो आज के भारत के में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन के अनुसार जो चेंजेस हुए हैं, क्यों हुए? क्योंकि आज के समय क्या है, अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं। हम ST/SC या जो अस्पृश्यता का जो हमारे भाग था, हमने पीछे पढ़ा है कि काफी सारा हम जानते हैं कि भी छोटी जाति के लोगों को कुओं को हाथ नहीं लगाने देते थे, छोटी जाति के लोगों को अपने घर के अंदर प्रवेश वर्जित था। तो आज के दिन तो ये सब चीजें नहीं है। तो वो जो अस्पृश्यता खत्म हुई है या कम होती जा रही है, तो उसके कारण जो परिवर्तन आया है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उसके अंदर क्या फायदा हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं भारत में, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।